साथियों, हमने पिछले वीडियो में पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा किया था। आप सब देखे होंगे पाठ्यक्रम क्या होता है, उसका क्या अर्थ है और विभिन्न परिभाषाओं को भी जाना था। पाठ्यक्रम निर्माण की क्या उद्देश्य है, इस पर भी चर्चा हुई थी। आज हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण के क्या आधार हैं और पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, पाठ्यक्रम कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके क्या प्रकार हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, किसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए, ये जरूरी है जानना। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम निर्माण के क्या आधार हैं इसको देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के जो प्रमुख आधार हैं, जो विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पहला दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार हम सब जानते हैं कि सबसे जो प्रमुख आधार दार्शनिक आधार इसलिए होता है क्योंकि दर्शन से ही लगभग सभी विषय पैदा हुए हैं। दार्शनिक आधार की बात होती है तो विभिन्न दर्शनों की भी बात आ जाती है। इसके पहले दर्शन के अंतर्गत हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद जो प्रमुख रूप से ये दर्शन पढ़े हैं, इनके आधार पर पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। दार्शनिक आधार की बात होती है तो जो विभिन्न दर्शन हैं वो अपने अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रम बताते हैं। सबसे पहले हम आदर्शवाद की बात करते हैं। आदर्शवाद पढ़ते समय हमने देखा कि आदर्शवाद हमेशा विचारों की बात करता है, आदर्श मूल्यों की बात करता है। तो स्वाभाविक है कि जिसका मूल उद्देश्य ही आदर्श, मूल्य, विचार, मन, आत्मा, परमात्मा, जीवन मरण, मोक्ष, इन सब बातों की हो, जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता हो, जो एक अच्छे मूल्य निर्माण की बात करता हो, मोक्ष की बात करता हो, आध्यात्मिकता पर बल देता हो, तो स्वाभाविक है कि पाठ्यक्रम में वो उन्हीं बातों को रखेगा। तो ये आदर्शवाद पहला दार्शनिक आधार है जो मूल्यों पर बल देता है, आदर्शों पर बल देता है, आध्यात्मिकता पर बल देता है। वहीं जब हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं, प्रकृतिवाद पढ़ते समय हमने देखा कि प्रकृतिवाद आत्मा, परमात्मा, आदर्श मूल्य पर जोर न देकर ये बालकों के ऊपर ज्यादा बल देता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करता है। प्रकृतिवाद जहां ये आदर्श मूल्य की बात करते हैं, आदर्श मूल्य, विचार, मोक्ष का मतलब आध्यात्मिकता, इन सब की बात करते हैं। वहीं ये प्रकृति की बात करता है, बालक की बात करता है और इन सब बातों को नगण्य मान लेता है। तो कहने का मतलब जो जैसा दर्शन होगा वह अपने अनुसार पाठ्यक्रम की बात करेगा। जब यहां प्रकृति की बात आती है, बालकों के उत्थान की बात आती है, तो वहां मूल्य, आदर्श गौण हो जाते हैं। यहां ऐसे विषय रखे जाते हैं जिससे बालक का विकास हो। गणित है, पर्यावरण है, समाज है, इन सबको जानना होता है। वहीं जब आगे बढ़ते हैं, प्रयोजनवाद की बात आती है, प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद, फलकवाद, तो वहीं
इनका भी विचार बदल जाता है। ये न बालक की बात करते हैं, न किसी शिक्षक की बात करते हैं, न आदर्श की बात करते हैं, न मूल्य की बात करते हैं, न प्रकृति की बात करते हैं। ये सीधा उपयोगिता पर जोर देते हैं। उपयोगिता अर्थात ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिनमें बालक के जीवन में जो उपयोगी हैं ऐसी बातों को स्थान दिया जाए, ऐसी बातों को आधार माना जाए जो बालक के लिए उपयोगी है। जॉन ड्यूवी की बात आती है जब हम प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद की बात करते हैं तो वहां जॉन ड्यूवी की बात आ जाती है। जॉन ड्यूवी सामाजिकता पर ज्यादा बल देता है। अगर हम इनके दर्शन को पढ़ें तो हमारे सामने जो मुख्य बातें आती हैं वह 3-4 बातें आती हैं। बातचीत, विचार विमर्श, इन पर बल देना चाहिए। बातचीत होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, जिज्ञासा, शांति की बात आती है। हर चीज को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। बालकों के मन में जिज्ञासा होती है। रचनात्मकता होनी चाहिए। रचनात्मकता, नए कार्य करने की इच्छा, रचनात्मकता होनी चाहिए। और कलात्मकता, हमने पढ़ा, ये जॉन ड्यूवी का विचार होता है। हमने प्रयोजनवाद में देखा। अब ऐसी चीजों की उपयोगिता है बातचीत के द्वारा, जिज्ञासा, शांति के द्वारा, रचनात्मकता के द्वारा, कलात्मकता के द्वारा। अगर ये सब बातें होनी चाहिए पाठ्यक्रम में तो कौन कौन से विषय होने चाहिए? कला, संगीत, कताई बुनाई, बागवानी, दुकानदारी, शिल्प, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। ऐसे प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद सबको आधार मान के अपने पाठ्यक्रम निर्माण की बात करते हैं। वही फिर यथार्थवाद की बात आती है। यथार्थवाद यह भी अपना विचार देता है। तो जैसे आदर्शवाद आदर्श मूल्यों की बात करता है, प्रकृतिवाद प्रकृति की बात करता है, प्रयोजनवाद वैज्ञानिकता पर बल देता है, साथ साथ उपयोगिता पर बल देता है। वैसे यथार्थवाद की जब बात आती है तो यथार्थवाद ऐसा विचारधारा है जो व्यवहारिकता पर तो बल देता ही है, साथ साथ क्रियाओं पर भी बल देता है। यथार्थवाद क्रियाओं पर बल देने का मतलब है कि वह पाठ्यक्रम में क्रियाओं पर जोर देता है। तो जहां तक दार्शनिक आधार की बात आती है तो ये मूल दर्शन है। इन मूल दर्शनों को आधार मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। ये सब चीजें पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद दूसरा जो आधार है वह है मनोवैज्ञानिक आधार। पाठ्यक्रम निर्माण के मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार में बताया जाता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। बालकों की रुचि किस में है, बालकों की क्षमताएं किस क्षेत्र में है, उनकी योग्यताएं किस क्षेत्र में है। जब बालकों की रुचि, क्षमता, योग्यता
उनका वंशानुक्रम, उनका पर्यावरण के साथ सामंजस्य, उनकी विचारधाराएं, जब हम इस पे जोर देते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम होता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, जिसमें बालक पे ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके बाद जो तीसरा आधार है वह है वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक आधार क्या बताता है? वैज्ञानिक आधार विज्ञान पर ज्यादा बल देता है, जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं उस पर ज्यादा जोर देता है, और इस पर विचार रखते हुए हर्बर्ट स्पेंसर की बात आती है। स्पेंसर हमने पढ़ा था कि हर्बर्ट स्पेंसर इसको कहता है पूर्ण जीवन की तैयारी, जिसमें व्यक्ति के जो आवश्यक चीजें हैं, जो व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं अंदर से और बाहर से, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इन सब को जब हम इकट्ठा कर देते हैं वो वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत आ जाता है। ये पूर्ण जीवन की तैयारी है, पूर्ण जीवन की तैयारी, ये है हर्बर्ट स्पेंसर का विचार। अब पूर्ण जीवन की तैयारी कहां से होगी? जब बातें उसमें आत्मरक्षा की आएंगी। आत्मरक्षा, वो कैसे अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होगा, प्रत्यक्ष चीजें कौन सी सहायक होंगी, प्रत्यक्ष क्रियाएं, आत्मरक्षा के लिए परोक्ष क्रियाएं, वंश वृद्धि, वंश वृद्धि, सामाजिक राजनैतिक क्रियाएं, सामाजिक राजनैतिक क्रियाएं। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तब तक वो पूर्ण जीवन की तैयारी के लिए तैयार नहीं होगा। अवकाश का सदुपयोग, अवकाश सदुपयोग, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, और इन सब चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये होता है पूर्ण जीवन की तैयारी, और ये वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो आधार है वह है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार, सामाजिक आधार में समाज की जो व्यवस्था है, जो संस्कृति के तत्व हैं, जो रीति रिवाज, मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, जिनके आधार पर समाज संचालित होता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। ये चार चीजें, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार, ये चारों चीजें जब ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो ये सब पाठ्यक्रम निर्माण के आधार के अंतर्गत आते हैं। इन सब को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बालक का अच्छे से विकास हो सके। वह जो भी चाहता है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जीवन में जिसमें आगे बढ़ना चाहता है, वह उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहे और भविष्य में उसको कोई समस्या न हो। अच्छे जीविकोपार्जन के लिए, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए वह ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़कर तैयार हो जाता है। इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम निर्माण के आधार रहे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम
निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं उसको भी जान लेते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में जो महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए, जिस पे सबका विचार है, सभी शिक्षा शास्त्रियों, वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों का जो विचार है, जो बातें सुझाई हैं, वह सब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। इसमें सबसे पहले जो बात आती है वह है पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना चाहिए। पहला सिद्धांत है पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना चाहिए। जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता हो उन सब से संबंधित बातें पाठ्यक्रम में रखनी चाहिए, जिससे जीवन में आगे चलकर उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के पश्चात बालक को या किसी व्यक्ति को कोई समस्या न हो। उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का ध्यान रखा जाए। एक सिद्धांत यह है उपयोगिता को ध्यान में रखा जाए। जो चीजें बालक के लिए उपयोगी हो, ऐसी बातों को, ऐसे विचारों को स्थान देना चाहिए। इनके लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री नन की बात आती है, जो कहता है कि भावी जीवन के लिए जो जो चीजें उपयोगी हों, आगे चलकर बालक जब विद्यालय से बाहर निकलेगा, शिक्षा पूरी करके आगे निकलेगा, तो उसको जीवन में उन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उसको पहले ही पाठ्यक्रम में स्थान देकर उनको भली भांति तैयार कर देना चाहिए। रचनात्मक कार्यों की बात आती है। रचनात्मकता को स्थान। रचनात्मकता पर बल। रचनात्मकता किस लिए जरूरी है? इसमें आज मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री रेमंड का विचार आता है। रेमंड कहता है कि भविष्य की जो आवश्यकताएं होंगी उसकी पूर्ति के लिए रचनात्मक कार्यों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। वो आगे चलकर कताई, बुनाई, दुकानदारी, बागवानी, कृषि, शिशुपालन, पशुपालन, ऐसे जितने कार्य हैं उन सब को शिक्षा लेते समय, शिक्षा देते समय अर्थात विद्यालयिक शिक्षा के अंतर्गत ही सब कुछ बताना आवश्यक होता है, जो आगे चलकर भविष्य में उनके लिए काम आएंगी। उनसे उनकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी। खेल कार्य की क्रियाओं से अंतर संबंधित होना चाहिए पाठ्यक्रम। खेल और कार्य से अंतर संबंधित जो पाठ्यक्रम हो वो क्रिया प्रधान भी हो और खेल से भी संबंधित हो। जो विषय रखे जाएं उसमें कुछ खेल और कुछ सैद्धांतिक चीजें हों और दोनों एक दूसरे से संबंधित हों, जिससे कि पाठ्यक्रम विस्तृत, व्यापक हो और आगे चलकर जीवन में उनके काम आए। अगर खेल से संबंधित पाठ्यक्रम होगा, विषय से संबंधित पाठ्यक्रम होगा, तो निश्चित रूप से वह आगे चलकर सभी क्रियाओं का कुछ न कुछ जो प्रयोजन होता है वो खेल और
कार्य में आनंद देगा। अच्छा पाठ्यक्रम होगा तो वह आनंद देगा, और अगर वो संबंधित नहीं है तो निश्चित रूप से वह कष्टकारी होगा, तो उससे खींच पैदा होगी और बालक अपना विकास सही से नहीं कर पाएगा, उस पाठ्यक्रम से दूरी पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर खेल और कार्य में संबंध होगा तो एक आनंद की प्राप्ति होगी, वह एक पुनर्वलन का कार्य करेगी और बालक उस पाठ्यक्रम से जुड़ेगा, उससे विलग होने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके अलावा जो सिद्धांत की बात होती है, उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो उत्तम आदर्शों आचरणों की प्राप्ति कराए। अच्छा आचरण करने वाला बालक संस्कारित बालक होगा तो वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा, ऐसा शिक्षा शास्त्रियों का विचार है। बालक में अगर आचरण अच्छा है, अच्छा आदर्श, अच्छे मूल्य, अच्छे संस्कार वो प्राप्त किया है तो वह हमेशा निरंतर आगे बढ़ेगा। वह परिवार, समाज, राष्ट्र को नई दिशा में ले जाएगा, उत्थान की तरफ ले जाएगा, विकास की तरफ ले जाएगा। तो उत्तम आचरण देने वाला पाठ्यक्रम, अच्छे मूल्यों को बताने वाला पाठ्यक्रम, अच्छी क्रियाओं को बताने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, यह भी आवश्यक है। विकास परिवर्तन होना आवश्यक है। हम एक ही स्थान पे ठहरे रहें तो निश्चित रूप से हमारा विकास बाधित होगा। क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक कहता है कि परिवर्तन आवश्यक है। क्रो एंड क्रो ये मनोवैज्ञानिक है, ये कहता है कि परिवर्तन आवश्यक है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। क्रो एंड क्रो उत्तम आचरण आदर्श पर भी बल देता है और सतत प्रक्रिया पर भी बल देता है। विकास एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ऐसा विकास भी नहीं होना चाहिए कि हम एकाएक उछाल मारे और ऊपर चले जाएं, इससे समस्या पैदा होती है। निरंतरता बनी होनी चाहिए, धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। एकाएक परिवर्तन होने से समस्या होती है, इसीलिए सतत प्रक्रिया की बात आती है। और जब हम धीरे धीरे परिवर्तन से सीखेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन जो हुआ है उसको पाठ्यक्रम में स्थान देंगे, किन किन चीजों को का क्या प्रभाव पड़ा है उस पर जोर देंगे, उसको समझेंगे, तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए हम अच्छे से तैयार होंगे। इसलिए आवश्यक है कि विकास की प्रक्रिया का जो सिद्धांत है उसको भी ध्यान में पाठ्यक्रम में रखा जाए। इसके बाद जीवन के अनुभवों की पूर्णता की बात आती है। जीवन के अनुभवों की पूर्णता, ये कैसे पूर्ण होगा? हमने अभी स्पेंसर की बात की थी। जीवन में अनुभव एकाएक नहीं पैदा होते हैं, वो भी धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। ज्यों ज्यों बालक बढ़ता है त्यों तो अनुभवों में वृद्धि होती है और उन अनुभवों को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए।
उसकी क्रियाओं पर बल देना चाहिए। जो जो वो करता है, जिससे जिससे वो सीखता है, उस पर बल देना चाहिए। कक्षा के अंदर क्या क्रियाएं हो रही हैं, कक्षा के बाहर क्या हो रही है, खेल के मैदान से भी सीखता है, प्रयोगशाला से भी सीखता है, वाचनालय से सीखता है, अपने समाज से सीखता है। इन सब सीखने से सबके द्वारा अनुभव में वृद्धि होती है और बालक पूर्णता की ओर बढ़ता है। उन सब क्रियाओं को स्थान देकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विविधता और लचीलापन। पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। विविधता का मतलब कि पाठ्यक्रम बालक के रुचि, योग्यता, क्षमता, रुझान को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए और आवश्यकता होने पर उसमें सुधार भी किया जाना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें सुधार अपेक्षित हो। ऐसा ना हो कि जो पाठ्यक्रम बना दिया जाए उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। इसी को मनोवैज्ञानिक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम अर्थात ऐसा पाठ्यक्रम जो बालकों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। विविधता रहेगी, बालकों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, लचीलापन होगा तो उसमें सुधार की गुंजाइश होगी। सामुदायिक जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए। सामुदायिक जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम होगा तो बालक विद्यालय से निकलकर समाज में ही जाएगा, परिवार में ही जाएगा। राष्ट्र को योगदान देना है तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिससे कि वह समाज के जो तत्व हैं उसको जाने, सामुदायिक जीवन की भावना उसके अंदर आए। माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग इनका विचार है कि पाठ्यक्रम में सामुदायिकता की भावना रखनी चाहिए। अवकाश का प्रशिक्षण क्यों दिया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम में अवकाश के जो समय है, अवकाश का सदुपयोग कैसे किया जाए, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए जिनसे बालक के अवकाश का सदुपयोग हो सके, उसके समय का सदुपयोग हो जाए, उसको भी पाठ्यक्रम में रखना आवश्यक है। अगर बालक समय का सदुपयोग करना सीख जाएगा तो निश्चित रूप से वह अपने को तैयार कर लेगा। ये जो सिद्धांत हैं, ये जो सब चीजें हैं, इनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। और इसमें एक विशेष महत्वपूर्ण बात है विषयों का पारस्परिक संबंध। विषयों का पारस्परिक संबंध ये भी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण है। इन सब बातों को जो हमने अभी तक पढ़ा कि पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए भावी जीवन के लिए, उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, खेल और कार्य आपस में अंतर संबंधित हो जाना चाहिए जिससे बालक को संतुष्टि की प्राप्ति हो, खींच न हो, उत्तम आदर्शों से युक्त होना चाहिए, संस्कार, आचरण, आदर्श मूल्य की बात हो, विकास की जो सतत प्रक्रिया है उसमें होने वाले परिवर्तन को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, जीवन के जो अनुभव हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा
चलती रहती है। निरंतर जो भी अनुभव प्राप्त होता है उन सबको पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। विविधता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि बालक को समाज में अपना योगदान देना है, अपने को सामाजिकता की ओर ले जाना है, सामाजिक बनाना है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक जीवन, सामुदायिक जीवन भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अवकाश का प्रशिक्षण दिया जाए, उसको कला, संगीत, मनोविनोद और जो भी चीजें हैं उन सब के द्वारा उसका जीवन पूर्ण होता है, तो वह भी चीजें पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। कला, संगीत, कताई, बुनाई, जो भी क्रियाएं हैं इन सब के साथ साथ जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम में कोई एक चीजें हो, बल्कि पाठ्यक्रम को इन सब चीजों का एक दूसरे से संबंधित होना जरूरी है। यही लास्ट का सिद्धांत है। ये सब चीजें जब मिलकर पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगी तो निश्चित रूप से बालक को सही दिशा में विकास की तरफ ले जाया जा सकता है। जब तक ये सब विषय एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे तब तक एकाकीपन होगा और बालक का सही विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इकट्ठा करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। इसलिए विषयों का आपस में संबंध होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, एकाकी नहीं होना चाहिए। ये सब बातें, ये सब पाठ्यक्रम जब मिलकर बनाया जाएगा पाठ्यक्रम, तो निश्चित रूप से समावेशन पर आधारित होगा पाठ्यक्रम और वह बालक को सही दिशा में ले जाएगा। इसके साथ आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार हैं उसको भी जान लें। पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं। हमने पाठ्यक्रम का अर्थ पढ़ा, पाठ्यक्रम निर्माण के क्या उद्देश्य हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उद्देश्यों को भी जाना। पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कौन कौन से होने चाहिए, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आधारों को जाना। पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, किन किन मूल विचारों, तथ्यों को आधार मानकर, सिद्धांत को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। और कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं उन प्रकारों को भी जानें। सबसे पहले इसमें बात आती है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसमें विषय को ध्यान में रखा जाता है। ये सबसे पहले आता है ग्रीक और रोम के जो दार्शनिक थे उनके द्वारा ये बताया गया। ऐसे पाठ्यक्रमों में बौद्धिक विशिष्टताओं की सूची होती है। ये क्या होते हैं, बौद्धिक विशिष्टताओं की सूची, बौद्धिक विशिष्टताओं की सूची होती है। दार्शनिकों के द्वारा दिए गए विचार होते हैं जिनका विषय वस्तु पर अधिकार होता है। विषय वस्तु पर अधिकार
ऐसे पाठ्यक्रम को हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षक प्रधान होता है, दार्शनिकों के विचारों को ज्यादा बल देता है, शिक्षकों के विचारों पर ज्यादा बल देता है। प्राचीनतम पाठ्यक्रम का ये प्रकार कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बालक के बजाय हम तथ्यों, विचारों, सिद्धांतों, विषय वस्तुओं पर ज्यादा जोर देते हैं। तो ये विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है। इसके बाद है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ठीक विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विपरीत भी हम मान सकते हैं। इसके जो समर्थक हैं वह है प्रयोगवादी, प्रयोगवादी या प्रयोजनवादी। प्रयोजनवाद पढ़ते समय हमने देखा था कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की बात आती है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में हम बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, उनकी जो विचारधाराएं हैं उस पर ध्यान देकर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इसके जो समर्थक विशेष मनोवैज्ञानिक हैं वह फ्लाम मनोवैज्ञानिक है। ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का समर्थन करते हैं जिसमें बालक विशेष होता है। हम जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं, जो तथ्य हैं, जो सिद्धांत हैं, जो विषय वस्तु है, उस पर ध्यान न देकर बालकों के ऊपर ध्यान दें और बालकों की आवश्यकता के अनुरूप, उनकी क्षमता के अनुरूप पाठ्यक्रम का नियोजन करें। ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। इसके बाद जो तीसरा पाठ्यक्रम है वह है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, इसमें जो मनोवैज्ञानिक की बात आती है, जो दार्शनिक की बात आती है वह है जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी आता है। ये शिक्षा शास्त्री आप सब जानते हैं, प्रयोजनवादी, जो ज्ञान को क्रियाओं का परिणाम मानता है। क्या कहता है? ज्ञान क्रियाओं का परिणाम है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्रियाओं का परिणाम है। ज्ञान अनुभव के द्वारा मिलता है। अनुभव प्रधान जो पाठ्यक्रम होता है, क्रिया प्रधान जो पाठ्यक्रम होता है, उसको क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम कहा जाता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उनको जब ज्यादा वरीयता दिया जाता है वो क्रिया प्रधान होता है। जैसे हमने स्पेंसर के द्वारा बताए गए जो तत्व हैं, आत्मरक्षा, वंश वृद्धि, सामाजिक, राजनैतिक, अवकाश का सदुपयोग और साथ साथ जो ड्यूवी का विचार, कला कौशल, कताई बुनाई, पशुपालन, कृषि, जिसमें कलात्मकता भी है, जिज्ञासा भी है, रचनात्मकता भी है और बातचीत, विमर्श, विचार विमर्श के द्वारा जो हम समस्या का समाधान करते हैं, उन सब पर जोर दिया जाता है। इससे बालक सक्रिय होता है। ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़कर वह भविष्य के लिए तैयार होता है। तो ऐसे पाठ्यक्रम को क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम कहा जाता है। और जो चौथा पाठ्यक्रम है वह है कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें सामाजिक
दायित्वों पर बल दिया जाता है, सामाजिकता, सामाजिकता, दायित्व, कुशलता, सामाजिकता, सामाजिक कुशलता, सामाजिक दायित्व, इन सब पर बल, इन सब पर जब बल दिया जाता है उसको ग्रहण करने की बात किया जाता है, ग्रहण करने की बात होती है। और साथ साथ इन दायित्वों के निर्वहन की बात की जाती है, कुशल व्यक्तियों के निर्माण की बात की जाती है, कुशल व्यक्तियों का निर्माण। इन सब बातों पर जब जोर दिया जाता है तो वह कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें सामाजिक दायित्व, जिसमें सामाजिक कुशलता, सामाजिकता को ग्रहण करना, सामाजिकता को का निर्वहन करना, ये सब बातें हो वह कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। ये पाठ्यक्रम जो होता है कोर पाठ्यक्रम, यह बाल केंद्रित और विषय केंद्रित, बाल केंद्रित और विषय केंद्रित दोनों के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध है। विरुद्ध कैसे है? इसका जन्म अमेरिका में, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण अमेरिका में हुआ। हम ये कह सकते हैं कि विषय केंद्रित और बाल केंद्रित दोनों चीजें हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें सामाजिकता पर, सामाजिक क्रियाओं पर ज्यादा जोर दिया जाए। अमेरिका में जॉन ड्यूवी की बात आती है। जॉन ड्यूवी अमेरिकी विद्वान था, शिक्षा शास्त्री था, और वो आप सब प्रयोजनवाद में पढ़ चुके हैं कि सामाजिक कुशलता पर ज्यादा जोर देता था। सामाजिक प्राणी मानता था, बालक व्यक्ति मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में उसको रहना है, इसलिए वो सामाजिकता पर ज्यादा बल देता था। अमेरिका में ऐसे पाठ्यक्रमों को रखा गया जिसमें सामाजिकता हो, ऐसे पाठ्यक्रम को कोर पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। ये पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण 4 प्रकार हैं। पहला विषय केंद्रित, दूसरा बाल केंद्रित, तीसरा क्रिया प्रधान और चौथा कोर पाठ्यक्रम। इस प्रकार आज हमने पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से आधार हैं इस पे चर्चा किया। पाठ्यक्रम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखना है उसको भी देखा। पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार हैं उसको भी देखा। और पिछले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कि पाठ्यक्रम के क्या अर्थ हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं, उसको भी देखा। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप सब और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।